हाय, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग साक्षी। आई एम फाइन जोया। गुड मॉर्निंग पंकज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना? और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, राइट? चलिए, आ जाइए सभी लोग। हम लोग सभी का 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके? ओके, गुड जोया, गुड साक्षी। वॉइस वीडियो क्लियर है ना? चलिए, हाँ क्लियर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी यहाँ चेक कर। चलिए, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आ जाइए सभी लोग। ओके, गुड साक्षी। तो कल की क्लास में जो प्लेटो का पार्ट 2 था, उसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। एकदम सिंपल वे से हमने आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाया था, तो उसमें नहीं होगा, है ना? चलिए, तो आज हम लोगों को मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके? तो आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट, कौन लोग जो हमने नोट्स आपको अपलोड कर दिए थे, पहले से ही दे दिए थे, तो कौन कौन पढ़ के आया ये बता दीजिएगा एक बार। सर, प्राकृतिक दास्ता एक बार फिर से समझा। ओके ओके, गुड मॉर्निंग करिश्मा। ओके, वेरी गुड जो है। चलिए, प्राकृतिक दास्ता हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। जो स्लेब के बारे में बात करते हैं अरस्तु, तो वो कहते हैं दास दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रूप से मतलब जो शारीरिक रूप से मजबूत हो। ओके? जो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो स्वयं डिसीजन लेने में असफल होते हैं, उन्हें वो प्राकृतिक दास बोलते हैं। ओके? और अगला, वो जिनको युद्ध में हार जाते हैं या बंदी बना लिए जाते हैं, कानून द्वारा बनाए गए गुलाम। ओके? दूसरा है कानून द्वारा बनाए गए गुलाम होते हैं। ओके करिश्मा, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। ओके? पंकज, टेस्ट का नहीं बोला था मैंने, मैकियावेली टेस्ट हम लोग यूट्यूब पर करेंगे पंकज। ओके? ओके, कोई बात नहीं साक्षी, उसके बाद रीड कर लो, है ना? ओके, चलिए बस। ओके करिश्मा, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक? क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मैकियावेली के बारे में। निकोलस या निकोलो मैकियावेली, तो इनके बारे में क्या है, ये एक ऐसे टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं जहां क्या हो रहा था, पुनर्जागरण काल हो रहा था। ओके? पुनर्जागरण काल का मतलब ये होता है, ये क्लियर नहीं लिख रहा है ना? पुनर्जागरण काल एक ऐसा काल जिसमें क्या होता है कि लोगों के अंदर तार्किक क्षमता एवं बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है, धीरे धीरे विकास होता जाता है, परिवर्तन का काल होता है। ओके? प्लेटो अरस्तु में क्या चल रहा था, रूढ़िवादी चल रहे थे, जिसमें वो मानते थे कि राजा, दार्शनिक राजा ही सही है, जो हमें आदेश दिए जा रहे हैं वही सही है, वो सारी चीजें चल रही थी।
निकोलस मैकियावेली के टाइम एक ऐसे टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं जब क्या है, एक आधुनिक मॉडर्न स्टेज आता है। यहां से अब हम जितने भी थिंकर पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे, मॉडर्न थिंकर होंगे, आधुनिकवादी होंगे। आधुनिकता जो क्या बात करते हैं, राजा एवं चर्च को अलग रखते हैं, मतलब धर्म अलग होगा, राजनीति अलग होगी, ये बात करते हैं। ओके, ये कैसे थिंकर है, एक यथार्थवादी है। ये बताते हैं कि एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे आक्रमण करना चाहिए, या फिर राजा एक कैसा हो, है ना। और एक राजा को जब तक समाज का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, समाज की समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। ओके, ये नैतिकता के बारे में बात करते हैं कि नैतिकता राजा के लिए क्या है, जनता के लिए क्या है, राजा को व्यवहार कैसे करना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, ये सारी ये बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, ये इनका संक्षिप्त में था। चलिए, मैकियावेली का महत्व क्यों है, इनको हम पढ़ते क्यों हैं, पहले ये जान लीजिएगा। मैकियावेली के साथ राजनीतिक सोच में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे यथार्थवाद, इनको क्या कहते हैं, यथार्थवाद का जनक। मैंने आपको जितने भी फादर बताए हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के फादर, पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर, और ये आते हैं रियलिज्म, फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के फादर अर्थात जनक या पिता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गुलनाज। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कि राजनीतिक दर्शन के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो कौन होंगे, प्लेटो होंगे। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु होंगे। फादर ऑफ रियलिज्म कौन होगा, मैकियावेली होगा। फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन होंगे, जॉन लॉक होंगे। ये पूछ सकते हैं। ओके, तो इनको क्या पढ़ते हैं, ये यथार्थवादी थिंकर थे। यथार्थवाद का मतलब होता है ये रियल में क्या चाहते हैं, क्या हो, होना नहीं चाहिए, क्या है, उस पर बात करते हैं। यथार्थवादी थिंकर क्या बात करते हैं, क्या होना, सॉरी, आदर्शवादी थिंकर बात करते हैं क्या होना चाहिए। जैसे कि प्लेटो क्या कहते हैं, एक दार्शनिक राजा होना चाहिए जो राज्य की समस्याओं को समाधान करेगा। राज्य की जो भी समस्याएं होंगी, अगर राजा को हम दार्शनिक बना देंगे तो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मैकियावेली यहाँ यथार्थवादी थिंकर है, ये कहते हैं राज्य की समस्याएं राज्य में रहकर ही हमें जानना पड़ेगा, और क्या होगा कि यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि समस्याएं कैसे हैं, और समस्याओं को जानने के लिए हमें समाज का ज्ञान होना चाहिए, ना कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा हम आपसे कहें कि आपको आपकी घर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको जानने के लिए आप पड़ोसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी, नहीं होंगी। या फिर किसी ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा तो आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी, नहीं होंगी। जब तक आप उस स्टेज में या उस एनवायरमेंट में नहीं जाएंगे और उसका ज्ञान नहीं जानेंगे कि घर में झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सेम मैकियावेली भी कहते हैं कि एक समाज में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम समाज का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे, उसके बारे में जान नहीं लेगा, राजा जान नहीं लेगा, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। अगला आता है, मैकियावेली को धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच सख्त अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग करना। ओके, दोनों चीजें अलग होंगी। इसमें वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है वो किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं मानते। मतलब इसमें क्या है, धर्म को मानते जरूर है लेकिन वो राजनीति में धर्म के विरोधी है। रियल लाइफ में वो धर्म के कभी विरोधी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैकियावेली धर्म के विरोधी है, तो नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, राजनीति में धर्म को लाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भैया चर्च काम अपना अलग करेगी और राज्य काम अपना अलग करेगा। अर्थात चर्च जो होगी वो राज्य के अंडर होगी। चर्च भी काम करेगी तो राज्य के अनुसार काम करेगी, राज्य जो आदेश देगा, ना कि चर्च के अनुसार राजा काम करेगा, ना राज्य करेगा। ओके, अब मैकियावेली इटली के थे तो इटली को उनको एक बहुत अच्छा राज्य बनाना था। ठीक है, तो इसीलिए ये कहते हैं एक अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, धर्म
का काम अलग है, राजनीति का काम अलग है, दोनों का बीच में मेल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये बात करते हैं, यथार्थवादी थिंकर है। मैकियावेली ने सुझाव दिया कि राजनीति को समझने के लिए नैतिकता और धर्म के बजाय इतिहास में मनोवैज्ञानिक को जानना जरूरी है। जो बात हमने आपसे की है ना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, ना कि नैतिक और धार्मिक। ओके, अगला पॉइंट, उन्होंने कानून देने वालों को सबसे न केवल राज्य का बल्कि समाज का निर्माता भी कहा है। अब ये क्या मानते हैं कि राज्य जो चलेगा वो कानून से चलेगा। अब वो कहते हैं जिस व्यक्ति ने राज्य में कानून दिए वह सबसे इंपॉर्टेंट है, वही निर्माता है कानून का एवं राज्य का एवं समाज का। ओके, मैकियावेली को पश्चिमी विद्वानों में सबसे महान देशभक्त एवं राष्ट्रवादी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने चीजें समझी थी, है ना, और इन्होंने जान लिया था कि धर्म से कुछ नहीं होने वाला। धर्म का, हाँ, धर्म से सिर्फ ये होगा कि राजा क्या है कि राजा को लोग धार्मिक देखना चाहते हैं तभी जुड़ते हैं। इन चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ये संक्षेप में है इनकी बात है। उनके अनुसार राष्ट्र हित के मार्ग में ना तो धर्म है और ना ही नैतिकता आड़े आनी चाहिए। उन्होंने धर्म पर राष्ट्रवाद का सर्वोच्चता स्थापित की। अर्थात वो कहना ही चाहते हैं कि धर्म है, धर्म का हम उपयोग कब करेंगे, जैसे कभी कभी क्या होती है, जनता तो धर्मी होती है, अधर्मी भी होती है ना। अब जनता हर कोई, मतलब जो पॉपुलेशन है आपके राज्य की, वो धर्म को मानती है और वो ये अपेक्षा करती है कि हमारा जो शासक हो वो भी थोड़ा हमें धर्म के प्रति लाए और धर्म के अनुसार वो शासन करे तो हम उसकी बात माने। तो मैकियावेली कहते हैं राजा को धर्म का उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि उसे ऊपर दिखना चाहिए कि वो धर्मी है, वो धर्म को मानता है, लेकिन अंदर उसे किसी भी धर्म से मोह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जनता उसे एक प्रेम पूर्वक, एक अच्छी भावना से देखेगी, एक अच्छे दृष्टिकोण से देखेगी और वो राजा या शासक की सारी बात मानेगी, क्योंकि जनता को लगेगा कि ये व्यक्ति जैसे हमें वैसा ही वो है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मोदी जी की बात हर किसी भी धर्म में मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि मोदी जी सारे धर्म को लेकर चलते हैं, राइट। तो सेम वैसा ही तरीका है कि एक जुड़ाव होता है राजा और जनता का। ओके, है वह राजनीतिक दर्शन नहीं, धर्म भी नहीं, लेकिन शक्ति का प्रबंधन है। वो क्या कहते हैं, जो राज्य है, राज्य को ना धर्म से जरूरत है ना राजनीति से, सिर्फ वो शक्तियों का प्रबंधन, एक कानून चलाता है। ओके, कानून से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ये है, इनके बारे में, फ्लोरेंस इटली में ये पैदा हुए थे, तो ये इटली को अच्छा बनाना चाहते थे। ओके, राजनीति को नैतिकता से अलग करने के लिए ग्रामसी के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। एंटोनियो ग्रामसी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ हेजेमनी जो उन्होंने दी है, थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी दी है, सांस्कृतिक अधिपत्य का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, तो उससे ग्रामसी ने दिया, उनसे ये प्रभावित थे। ग्रामसी ने मैकियावेली की प्रशंसा की है। ठीक है, मैकियावेली के बाद आते हैं ग्रामसी। अगला है, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, इनकी ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस। इसमें वो राजा के गुण बताते हैं कि राजा को लोमड़ी और शेर की तरह बहादुर एवं चालाक होना चाहिए। ओके, द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो डी मेडिस को समर्पित की थी, क्योंकि जो फ्लोरेंस इटली के राजा थे, उस टाइम इटली में ऐसा कुछ नहीं था, तो इटली को पुनर्जागरण का काल चल रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, कई चीजें परिवर्तित हो रही थी, है ना। तो उनसे प्रभावित होकर मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा के कार्य बताए कि राजा को किन किन चीजों का यूज करना चाहिए। राजा को धर्म का यूज करना चाहिए, जनता को सही करने के लिए नैतिकता का यूज करना चाहिए नैतिकता का यूज करना चाहिए, राजा को मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, है ना, राजा को लोमड़ी जैसा चतुर एवं शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने इस बुक में कही। ओके, अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सीधा पूछा जाएगा कि द प्रिंस किसने लिखी, मैकियावेली ने लिखी, इसमें क्या दिया, या किस राजा को समर्पित की, तो लोरेंजो डी मेडिस। और इसमें क्या है, इसमें राजा के कार्य या राजा के कर्तव्य, है ना, या राजा के बारे में, नैतिकता के बारे में कहा गया है। ठीक है,
अर्थात राजा के बारे में या राजा के गुण के बारे में बताया गया है। ओके, उन्होंने नए विचारों की शुरुआत की और जो आधुनिक युग के प्रतीक है। अब ये चीज यहां समझ लीजिएगा, जब पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण विचारक थे, ये एक जब टाइम पीरियड मॉडर्न स्टेट का था, मॉडर्न एज का समय काल चल रहा था, उस एज के ये पहले आधुनिकवादी विचारक है। ओके, इनसे ही आधुनिक युग का उदय माना जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? करिश्मा, साक्षी, गुड्डू, पंकज, गुलनाज, निर्मला, चिंकी, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, है ना? चलिए, वेरी गुड। अब मैकियावेली किन किन लोगों से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंसेस ऑन मैकियावेली? तो मैकियावेली अपने समय के संतान या उनसे कहा जाता है, डनिंग ने ये कोट दिया है कि मैकियावेली को अपने समय का शिशु या संतान कहा। ओके, तो पूछ लिया जाएगा कि मैकियावेली, या पूछ लिया जाएगा किस थिंकर को कहते हैं कि वो अपने समय का शिशु या संतान है, तो मैकियावेली को कहते हैं। ये कोट किसने कहा? तो डनिंग ने कहा। ओके, अगला है पूरा पुनर्जागरण काल मैकियावेली में है, अर्थात लॉस्की ने कहा। पीरियड सेंचुरी कौन सी थी? पीरियड सेंचुरी कौन सी थी? ईयर डेट किसका? ईयर डेट जोया? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जन्म डेट याद रखिएगा, 1400 कुछ है, देख लेते हैं, 1469, 1469, ये याद रखिएगा। ये बिलोंग किस युग से करते हैं? तो मॉडर्न एज से। ओके, आधुनिक काल, मॉडर्न एज से ये बिलोंग करते हैं। ओके, चल, अगला पॉइंट है मैकियावेली संकीर्ण रूप से दिनांकित और संकीर्ण रूप से स्थित थे। मैकियावेली वर नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, ये चीज याद रखिएगा, ये सेवाइन ने कहा। ओके, चल, जोया मॉडर्न एज जो है, ये इनके जन्म से, मान लीजिए ये इनके विचारों से उदय हुआ। यहाँ हम लोग इनकी मॉडर्न एज को क्या नहीं देंगे, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इसी टाइम पीरियड से हुआ, है ना? इनके हम विचार पढ़ेंगे कि इनके विचार मॉडर्न काल से उदय हुए। यहाँ मॉडर्न युग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग मैकियावेली के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके जोया, चल, अब मैकियावेली के ऊपर किन चीजों का प्रभाव पड़ा, किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा, तो उन चीजों को, उन टाइम पीरियड को भी देख लेंगे। उस समय क्या हो रहा था कि भाई, जैसे प्लेटो और अरस्तु आए थे, प्लेटो में आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, दार्शनिक राजा, तब वो वहां कहते हैं अरस्तु कि भाई ऐसा नहीं है, दार्शनिक राजा होना चाहिए, सभी लोग शासन कर सकते हैं। कहा था न्याय, फिर उन्होंने एक स्टेप बढ़े थे आगे कि भाई न्याय अनुपातिक रूप से होना चाहिए, जरूरी नहीं कि प्लेटो के अनुसार न्याय हो कि एक वर्ग एक ही काम करेगा, है ना? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वैसे ही मैकियावेली आए। मैकियावेली इस टाइम से आए कि भाई उस टाइम समाज में परिवर्तन स्वाभाविक थे, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे आपके घर में, मान के चलिए आपके घर में अभी फ्रिज है, अभी पंखा या कूलर है, कल एसी लगेगा, तो परिवर्तन होगा। ऐसा ही उस टाइम पीरियड में परिवर्तन हो रहा था मैकियावेली के टाइम। तो परिवर्तन में क्या हुआ? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं हमने आपको बताया, तार्किक शास्त्र, तार्किक रैशनैलिटी का जन्म होता है, मानव प्रकृति अपने दर्शन शास्त्र का केंद्र बनाया, नए व्यक्तियों का उदय होता है जिसमें वो सोचते हैं, नए नए विचार आते हैं और समाज को एक अच्छा बनाते हैं। ओके, सुधार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अलगाव आता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं और निजी क्षेत्र अलग, प्राइवेट और कॉमन दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता का विचार आता है कि भाई राज्य किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता है, राज्य किसी भी धर्म का प्रति हित नहीं निभाएगा, या राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। ओके, चर्च एवं राज्य का लगाव, चर्च काम अलग करेगी, राज्य काम अलग करेगा। ओके, लेकिन अरस्तु एवं प्लेटो के टाइम क्या था, राज्य का राजा चर्च के अंदर था। तो अब क्या होगा, चर्च राजा राज्य के अंडर काम करेगी।
अर्थात चर्च में जो पोप होगा वो राजनीति में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाएगा। सामंतवाद का भंग होना, सामंतवाद किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिएगा। नो, साक्षी हमारे सिलेबस में सुकरात नहीं है, सुकरात को नहीं पढ़ना है। ओके, सामंतवाद का भंग होना, सामंतवाद क्या होता है इसे जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जमींदार होते हैं ना, जिनके पास भूमि होती है और जिन पर सर्फ काम करते हैं, है ना, नौकर काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सामंतवाद का भंग हुआ जब लोगों के पास बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो उन्होंने अपनी स्वयं की जमीन बना ली और उसे करने लगे। कुलीन वर्ग से आम आदमी को अधिक प्राथमिकता। अब आम आदमी के बारे में ज्यादा सोचा जाने लगा इस काल में। जैसे जो आम व्यक्ति थे, जो नॉर्मल पीपल थे, जो शासक नहीं थे, सैनिक नहीं थे, उनके बारे में भी सोचा जाने लगा, उनको भी स्वतंत्रता समानता की बात की जाने लगी। ओके सर, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष अलग अलग नहीं साक्षी, दोनों एक ही है। ओके, पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ये सब एक ही शब्द है, लेकिन शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब अलग अलग यूज किया जाता है तो कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। ओके, अगला है राष्ट्र राज्य का उदय। इटली को एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाना चाहिए, राज्य और प्रजा की रक्षा का संरक्षण। तो राष्ट्र राज्य का उदय, इटली को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए वो काम करते हैं मैकियावेली। ओके, पूंजीवाद का उदय होता है यहाँ से। मानव स्वभाव को आत्मकेंद्रित, भौतिकवादी एवं स्वामित्व के रूप में वर्णित किया गया। पूंजीवाद का रास्ता कैपिटलिस्ट, है ना। जब व्यक्ति सारे स्वतंत्र हो जाएंगे, आम आदमी के लिए भी द्वार सारे खुल जाएंगे, तो सभी लोग अपनी पूंजी बनाएंगे और उससे क्या होगा, पूंजीवाद का उदय होगा, धीरे धीरे होगा। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, तो धीरे धीरे हमको बढ़ना है ना। जब हम लोग सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। ओके, पहले क्या हुआ था प्लेटो अरस्तु में, सब कुछ वही चल रहा था, जो बड़ा व्यक्ति करे, शासक वर्ग करे, वही। अब लेकिन मैकियावेली के टाइम क्या हुआ कि आम आदमी की भी बात सुनी जाएगी, राजा अलग चर्च अलग। ओके, ये चीज क्लियर है। और पूंजीवाद का उदय हो जाता है, आम आदमी को भी वो काम मिल जाते हैं जिससे वो अपनी जीविका अच्छे से चला सके, उसको भी स्वतंत्र कर दिया जाता है। इनकी कुछ बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द डिस्कोर्स, द प्रिंस, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैकियावेली की पद्धति क्या है, ये एक यथार्थवादी थिंकर है। मतलब सीधा इनका ये कहने का है कि भाई जो भी है वो कहाँ है और कैसा होना चाहिए पे बात करते हैं, कैसा होगा पे नहीं। प्रेजेंट टाइम में क्या है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। रियल होते हैं ये थिंकर, वास्तविकता क्या है उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। भौतिकवादी थिंकर है, इनको भौतिकवादी भी कहा जाता है। मैकियावेली के अनुसार दर्शन शास्त्र के बजाय मनोवैज्ञानिक और इतिहास राजनीति का एक बेहतर मार्गदर्शन है। मैकियावेली की पद्धति हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताई संक्षिप्त में, कि ये कहते हैं चीजों को हमें समझना है तो क्या करेंगे। प्लेटो क्या कहते हैं, सामान्य जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे, अरस्तु कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल आएंगे, और मैकियावेली क्या कहते हैं कि हमें दर्शन शास्त्र के बजाय क्या करना चाहिए, मानव के विज्ञान को पढ़ना चाहिए, मानव कैसा है उस चीज को पढ़ना चाहिए, और जो इतिहास में घटनाएं घटित हुई उनको हम देखकर आगे बढ़ेंगे तो हमें बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। ओके, ये चीज याद रखिए। अगला है प्रिंस के कार्यकाल में मैकियावेली ने प्राथमिकता चिंता के रूप में सुरक्षा और राज्य की एकता के महत्व पर प्रकाश डाला, और उन्होंने स्वतंत्रता और गणतंत्रवाद के विषय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए और राज्य के अंदर एकता कैसे लाई जाए उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों की सुरक्षा कैसे कर सके हम, और राज्य में सारे लोगों को एक कैसे कर सके। ओके, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। जब सारे व्यक्ति एक होंगे, समस्याएं सबकी समान होंगी और सभी लोग सॉल्यूशन सबके पास होगा तो राज्य एक अच्छी तरक्की करेगा। ओके, क्योंकि लोग आपस में बात करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। ओके, अब प्लेटो के अनुसार अगर सोचिएगा तो प्लेटो क्या, एक राजा को हम दार्शनिक बना दें, उसे हम फिलॉसफी पूरी पढ़ा दें और उसे अच्छा बना दें तो क्या होगा, राज्य अच्छा बन जाएगा? नहीं बनेगा। एक व्यक्ति से सारा सब कुछ नहीं बनता है ना। घर में अगर आपके पिताजी ही सब कुछ करते हैं, पिताजी ही आपके लिए कमाते खाते हैं और फैमिली बड़ी है, तो उनके अकेले करने से विकास नहीं हो पाएगा, है ना। सभी लोग थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाएंगे तभी विकास होगा। ओके, तो वो कहते हैं कि जनता, राज्य में जो जनता है उसमें एकता लानी चाहिए। सर, यथार्थ का मतलब वास्तविकता है क्या? यस, रियल में क्या है, वास्तविक क्या है। करिश्मा सर, सब थिंकर ने बहुत सी बुक लिखी हैं पर
आपने तो कुछ भी लिखवाई है, तो क्या इन्हीं में से आएंगी क्या? मतलब इम्पोर्टेंट यही है। यस करिश्मा, देखो बुक काफी लिखी है, लेकिन हम लोगों को उन बुकों को पढ़ना है जो थिंकर ने जिन बुकों में अपने राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियाज दिए हैं। ओके, क्योंकि थिंकर काफी बुक लिखते हैं, हर एक फील्ड में उन्होंने बुक लिखी है, लेकिन हमको वही बुक पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, जो राजनीतिक विषय से संबंधित पुस्तक है, उनको पढ़ना है। ओके करिश्मा, चलिए अगला पॉइंट है, उसने कहा कि आम नागरिक सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा है। आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा होता है, ज्यादा महत्व। एक व्यक्ति का सोचना और सभी व्यक्तियों का सोचना अधिक होता है। जब सारे व्यक्ति एक अच्छी तरीके या अच्छे रास्ते पर सोच रहे हैं तो उसका ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, एक व्यक्ति का नहीं होगा। उन्होंने व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को अच्छा तथा सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को अच्छा माना है। अर्थात वो कहते हैं कि गणतंत्र राज्य भी अच्छा है ना। मतलब राजा उनका एक ऐसा है, ना राजा धर्मी है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है राजा। राजा निरंकुश भी नहीं है, राजा के अंदर नैतिकता भी है, सब कुछ है राजा के अंदर। नैतिकता, उसमें नैतिकता के बारे में बताया दो प्रकार की होती है, मनुष्य के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। आगे पढ़ेंगे हम उनके बारे में। ओके, अब ह्यूमन नेचर कैसा है उसने बताया है मैकियावेली ने, कि एक व्यक्ति का ह्यूमन नेचर कैसा है उसे हम जान लेते हैं। मनुष्य स्वार्थी होता है, चंचल होता है, कृतज्ञ होता है, कायर एवं लोभी होता है, सेल्फिश, अनग्रेटफुल, फ्रेंकली माइंडेड, कावर्ड एंड ग्रेट। ओके, मनुष्य लालची होता है। मनुष्य लालची होता है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, और उन चीजों से दूर करने के लिए क्या होगा कि राजा समाज के बारे में मनोविज्ञान पढ़ेगा, मानव विज्ञान पढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा, वो मानव को समझ सके और उसकी समस्याओं को समझ सके। ओके, अगला पॉइंट, मनुष्य अपने, एक चीज और बताइए, उन्होंने कहा कि मानव एक इतना खराब इंसान है जो अपने नुकसान को नहीं भूल सकता है। जैसे मान के चलिएगा, एक व्यक्ति हो कोई भी, अगर आपने देखा होगा रियल लाइफ का भी ये उदाहरण उनका एकदम सही बैठता है। कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि मान लीजिएगा आप, यहां तक कि आप मान लीजिएगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने तो देखा ही होगा, कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी पिता की मृत्यु को तो भूल जाएगा, लेकिन मरते दम तक वो अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं भूलेगा। कहने का तात्पर्य, जब व्यक्ति मर रहा हो उसे तब भी याद रहता है कि हमने किसको कितना पैसा दिया और किससे कितना लिया, अपनी संपत्ति कहाँ कहाँ छुपाए हो, होता है। और उससे ये डेट अंत में वो भूल जाता है कि हमारे पिता की मृत्यु कब हुई। तो इतना लालची है व्यक्ति कि स्वयं अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी है वो। ठीक है, ये चीज वो कहना चाहते हैं। तो यहाँ से एक कोट बनता है एग्जाम में कि मनुष्य अपने पिता के नुकसान को भूल जाता है लेकिन संपत्ति के नुकसान को नहीं भूलेगा। तो ये किसने कहा? तो सीधी सी आप लाइन लिखना, मैं क्या हूं। ओके, साक्षी, गणतंत्र ये लोगों का शासन होता है। ओके, इसमें लोगों की बात मानी जाती है। भारत क्या है? गणतंत्र ही तो है, जनता का शासन। ओके, चल अगला पॉइंट है, मैकियावेली मानव स्वभाव पर बहुत निराशावादी दृष्टिकोण है। मैकियावेली कहते हैं कि मानव एक तो खराब है, और मानव को सही करने के लिए हमें मानव विज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें बात करती हैं। अर्थात मैकियावेली एक निराश हो चुका था कि व्यक्ति इतना खराब होगा, मुझे विश्वास नहीं था, मैकियावेली कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट, उनके अनुसार चूंकि मनुष्य स्वार्थी है, वह हमेशा राजकुमार के हित के ऊपर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देगा। अब वो कहता है मैकियावेली कि कभी भी जो व्यक्ति होगा वो इतना स्वार्थी है कि राजकुमार जो अच्छे हित चाह रहा होगा, लेकिन वो उससे ऊपर सोचेगा कि हमारा हमारा क्या है इसमें फायदा, है ना। तो उन चीजों को राजकुमार को हैंडल करने के लिए थोड़ा नैतिकता आजमानी पड़ेगी, दंड भी आजमाना पड़ेगा, प्रेम भी आजमाना पड़ेगा, और धर्म भी थोड़ा आजमाना पड़ेगा अपना शासन करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। और स्वार्थी व्यक्ति को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसे हम ये बताएं कि आपका इसमें फायदा है ना, तभी वो हैंडल होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा मान लीजिएगा,
जैसे मान के चले मैंने आपसे कहा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, तो आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा और मैं जैसा कहूं वैसा आप कर लीजिएगा। तो आपको एक यहाँ आपके पास एक लालच आया कि हमें जीआरएफ मिलेगा, जो सर कह रहे हैं वो कर लो, होगा। ऐसा ही व्यक्ति था, और जो हम कहेंगे हम जो जो कहते जाएंगे आप वो करते जाएंगे। वैसा ही मैकियावेली ने कहा कि राजा को धर्म का भी उपयोग करना चाहिए, नैतिकता का भी उपयोग करना चाहिए, लालच, प्रेम, कठोर दंड का भी उपयोग करना चाहिए जनता को हैंडल करने के लिए। अर्थात जनता के ज्ञान को हम समझ ले, जनता की बौद्धि मनोविज्ञान को पढ़ ले, उससे हम शासन कर सकते हैं। ओके। अगला, राजकुमार को लोगों से व्यवहार करना, इसलिए उसके मानव स्वभाव को सही जानकारी होना चाहिए। इसका तात्पर्य है राजकुमार को दर्शन से, ये सारी चीजें वही हैं, इसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे। ओके, चलिए मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, नैतिकता। वही कर रहे हैं सर, नहीं कर इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना वही है ना, जो जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते रहिएगा, बस बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ओके, मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में बात करते हैं। बुक इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई मीन्स। तो मैकियावेली को धर्म और राजनीति और नैतिकता और राजनीति के बीच अलगाव करने के लिए जाना जाता है। अलगाव का मतलब होता है अलग करना, ओके, सेपरेट करना, सेपरेशन। ओके, जिसमें धर्म अलग होगा, राजनीति अलग होगी, नैतिकता अलग होगी, ये सारी चीजें अलग होगी, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। उन्होंने धर्म और राजनीति, नैतिकता से राजनीति की स्वायत्तता स्थापित करने की बात कही और किया भी है। He has established the autonomy of politics from the reason and ethics. अब इसका मतलब इसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट है। नैतिकता के बारे में वो बात ये करते हैं, नैतिकता दो प्रकार की होनी चाहिए। राजा को अपने को ऐसे दर्शाना चाहिए कि वो जनता का हितैषी है। मतलब अगर राजा को भविष्य में चीजें अच्छी होनी है, स्वयं में प्रेजेंट टाइम में अगर उसे गलत कदम भी उठाना पड़ रहा है तो चीजें सही है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके झूठ के बोलने से किसी की जान बच सकती है तो आप झूठ बोल दीजिएगा, उसे हम झूठ नहीं कह सकते, राइट। झूठ उसे नहीं कहा जाता है जिससे कोई अच्छा काम हो रहा हो, जिसके परिणाम अच्छे हों, उसे हम झूठ नहीं कह सकते, है ना। और उसे झूठ कहा जाता है जिसके परिणाम गलत हो। ओके, वैसा ही मैकियावेली का कहना है कि नैतिकता हमें वैसी यूज करनी है जिसके परिणाम अच्छे हों, धर्म का ऐसा यूज करना है जिसका परिणाम अच्छे हों। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि व्यक्ति एक धार्मिक होता है, जो जिसे हम कहेंगे कि ये भगवान ने कहा है, ये भगवान अच्छा काम करता है, भगवान ये वो, तो चीजें लोग समझेंगे, है ना। अब आप कहेंगे हम कह रहे हैं ऐसा करें तो वो ऑर्डर हो जाएगा, और जो धर्म के अनुसार, नैतिकता के अनुसार कहेंगे तो वो निवेदन हो जाएगा, तो लोग, जनता आराम से मानेंगे, राइट। ये चीज याद रखिएगा। तो वो कहते हैं दोहरी नैतिकता का, डुअल मॉरलिटी, यहां से क्वेश्चन एक बनता है, डुअल मॉरलिटी से संबंधित कौन सा थिंकर है। तुरंत आप लिखेंगे मैकियावेली। ओके, जो नैतिक या धार्मिक रूप से गलत हो सकता है वह राजनीतिक रूप से सही हो सकता है। कहने का तात्पर्य वही है, मैंने आपको बताया। हो सकता है नैतिक और धार्मिक रूप से जो चीजें गलत हैं वो राजनीतिक रूप से सही हो। जैसे मान के चलिएगा एक रास्ता गया है, रास्ते के बीच में मंदिर पड़ रहा है, धार्मिक रूप से ये सही है कि मंदिर पड़ रहा है, और मंदिर से क्या है, ये मंदिर या कोई पवित्र स्थान पड़ रहा है, और ये रास्ता, यहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है, यहाँ समस्याएं, यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, तो राजनीतिक रूप से ये गलत है ना। तो मंदिर को यहाँ से हटा कर थोड़ा यहाँ स्थापित कर देंगे पीछे, तो ये पूरा रास्ता खुल जाएगा, तो ये चीजें सही हो जाएंगी। तो वही कहते हैं कि कुछ चीजें नैतिक रूप से या धार्मिक रूप से गलत हो सकती, सही हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सही हो सकती है ना। तो इसीलिए इस टाइम राजा को क्या यूज करना चाहिए, थोड़ा दंड, डर। ओके, उन्होंने दोहरी वो नैतिकता, मॉरलिटी की, डुअल मॉरलिटी की बात करते हैं,
राजकुमार की नैतिकता आम आदमी की नैतिकता से अलग है। कहने का तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए अपना जीवन बलिदान दे सकता है। जैसे नैतिकता क्या है, कोई बताएगा मॉरलिटी क्या है? आपके पिताजी एक मोरल इंसान है, उनकी नैतिकता क्या है, उनके जीवन के सिद्धांत क्या है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, चाहे फिर हमें कोई भी काम करना पड़े, कितना भी पैसा लाना पड़े, चाहे हमारे खाने के लिए अच्छा ना हो, लेकिन हम बच्चे को शिक्षा अच्छी देंगे। तो उनका ये एक जीवन का सिद्धांत है, लक्ष्य है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपना जीवन दान भी दे सकते हैं। लेकिन राजा की नैतिकता क्या है? राजा अपनी जनता के लिए बलिदान नहीं देगा। अगर राजा ही बलिदान दे देगा फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ओके, यस, जो है, यस यस, गुड साक्षी। तो राजा की नैतिकता क्या है? राष्ट्र और उनके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। राजा की नैतिकता है, राजा का लक्ष्य है, जो जीवन के उद्देश्य है राजा है, वो क्या है? अपनी जनता की सुरक्षा करना, और जनता की सुरक्षा के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपना जीवन नहीं देगा, है ना? जनता की सुरक्षा के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ओके, तो दोनों की अलग अलग है। एक अपने सिद्धांतों एवं लक्ष्यों के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन राजा अपनी जान नहीं दे सकता है, क्योंकि राजा के लक्ष्य क्या है? जनता की सुरक्षा करना। अगर राजा ही अपनी जान दे देगा तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ओके, यस यस, करिश्मा। चलिए, अगला पॉइंट है धार्मिक धर्म। धर्म पर उनके व्यू क्या है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मैकियावेली धर्म के खिलाफ नहीं है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, बल्कि वो चर्च संस्था के खिलाफ। चर्च के खिलाफ क्यों है? चर्च तो आप जानते ही होंगे, जो क्रिश्चियन, इटली में क्रिश्चियनों का पवित्र स्थान होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो कहते हैं चर्च के खिलाफ क्यों? क्योंकि चर्च उस टाइम राजनीति में घुस रहा था। वो कह रहा था कि राजनीति में हम आएंगे और हम राजनीति को धर्म के अनुसार चलाएंगे। तो ये चीजें यहाँ गलत हो जाती, कभी भी इटली फिर एक अच्छा राष्ट्र नहीं बन पाता, और अंत में धर्म के अंदर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हर कोई धर्म की सत्ता प्राप्त करना चाहता होगा, है ना? धर्म में होता है ऐसा है। तो राजा जो मैकियावेली थे वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ चर्च के खिलाफ थे। चर्च के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि चर्च राजनीति में आने पर पूर्ण जोर लगा रहा था। ओके, साक्षी, चर्च क्या होती है? जैसा हम लोगों के लिए मंदिर होता है, वैसा ही क्रिश्चियन ईसाइयों के लिए चर्च होता है। ओके, उनका पवित्र स्थान होता है। चलिए, अगला पॉइंट है, मैकियावेली के समय चर्च एक भ्रष्ट संस्था बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने चर्च को अलग फेंक दिया। उन्होंने इटली के एकीकरण की कमी के लिए चर्च को ही जिम्मेदार ठहराया, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि चर्च राज्य का मार्गदर्शन करे। ओके, ये चीज याद रखिएगा। प्लीज वेट करेंगे थोड़ा 2 मिनट। तो उस समय क्या हो रहा था कि चर्च एक भ्रष्ट संस्था बन चुकी थी, जो अपना ही अधिकार जमाना चाहती थी। ओके, तो इसलिए ये चीज याद रखेंगे कि मैकियावेली धर्म अर्थात चर्च और राजनीति को दोनों को अलग रखना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनके अनुसार धर्म एक अनुशासनात्मक शक्ति है और राजकुमार को लोगों पर शासन करने में सहायक होता है। अर्थात क्या है?
जब कोई भी, मान के चलिएगा, धर्म का एक हमें सहारा जब लेना पड़ता है, क्या हो, धर्म का कब सहारा लेना पड़ता है राजा को, या मान लीजिएगा आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को भी प्रेजेंट टाइम में धर्म का सहारा कब लेना पड़ता है, जब वो अपने नियमों को एक सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा हम लोग अपने धर्म में अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हैं, और हम लोग कहते हैं अगर हम गलत काम करेंगे, किसी के साथ पाप करेंगे, तो ईश्वर हमें दंड देगा। तो सेम वैसे ही राजकुमार भी लोगों के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का सहारा लेंगे, कि आप अगर गलत करेंगे तो क्या होगा, आपको आपको पाप लगेगा, राइट, होता है ऐसा। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ राजकुमार को जनता के सामने धार्मिक दिखने का सुझाव देता है मैकियावेली। राजकुमार को धर्म में कोई विश्वास ना हो। वो कहते हैं चाहे राजकुमार को धार्मिक हो या ना हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो राजकुमार है, राजा है, उसे जनता के सामने ऐसे जाना चाहिए कि वो भी धर्म को मानता है, तभी जनता समझेगी कि ये हमारे प्रति सही है, कि वो राजा एक ऐसा है, वो सारे धर्म को मानता है, सारे धर्मों का सम्मान करता है। आज के टाइम में अगर देख लीजिएगा मोदी जी को, मोदी जी से सभी लोग जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, तो मोदी जी कहीं ना कहीं ये टेक्निक अपनाते हैं, है ना, कि लोगों के पास जाएंगे, हम एक सबको धर्मी दिखेंगे, कि सब धर्म का हम सम्मान करते हैं। ये राजा का मेन गुण है मैकियावेली के अनुसार। तो आपको जब भी आप पॉलिटी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, प्रेजेंट टाइम में आप अपने चारों तरफ सराउंडिंग देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, है ना, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अगला पॉइंट है, मैकियावेली के अनुसार लोग अपने राजकुमार को धार्मिक होना पसंद करते हैं। लोग भाई पसंद करते हैं तभी तो उस रूप में जाना चाहिए, ये चीजें पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अगला पॉइंट है राज्य और उसके संरक्षण पर। मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संघ माना, जिसकी प्रति प्रजा को पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। मतलब राज्य जो रहेगा वो सर्वोच्च हो, और जनता उसके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक समर्पित होगी। राज्य की सफलता या असफलता का अंदाजा उसकी प्रजा की समृद्धि से लगाया जा सकता है। अगर एक राज्य की प्रजा अच्छी होगी तो राज्य ऊंचाइयों को छू रहा होगा, अगर एक राज्य की प्रजा खराब होगी तो राज्य नीचे ध्वस्त होता जा रहा होगा। अब प्रेजेंट टाइम में आप बताइएगा ऐसा राज्य बताइएगा, ऐसा देश बताइएगा जहां की प्रजा खराब है, और एक ऐसा भी देश बताइएगा जहां की प्रजा अच्छी है, तो विकास और एक डिके, एक का पतन हो रहा है और एक का विकास हो रहा है। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग बताइए आंसर। प्रजा की समृद्धि प्रजा के विकास से, है ना, हम लोग देख सकते हैं फेलियर एवं सक्सेस। तो साक्षी, गुलनाज, जोया, पंकज, गुड्डू, करिश्मा, चलिए आंसर कीजिए भाई। साक्षी इंडिया, विकास वाली प्रजा अमेरिका। देखिए, ओके गुड पंकज, गुड जोया, साक्षी। देखिए सबसे पहले आप प्रेजेंट टाइम में देखिएगा, इंडिया, इंडिया के लोग अच्छे हैं। जब भी कोई भी कंट्री के टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, तो वो क्या कहते हैं, इंडिया जैसा देश कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ अतिथि देवो भव। व्यक्ति क्या मानते हैं, एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को इतना सम्मान देते हैं कि वो कहता है ये बहुत अच्छा है। और अगला देख लीजिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट जाएगा, नहीं आएगा, वो जानता है पता नहीं कब गायब हो जाए वहां, है ना, पता नहीं कब हमारा मर्डर हो जाए, कब पता नहीं क्या हो जाए। तो वहां जैसा राज्य होगा वैसी उसकी प्रजा होगी, जैसी प्रजा होगी वैसा उसका राज्य होगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो राज्य के बारे में वो यही बात कहते हैं, एक सफल राज्य वह होता है जिस पर एक व्यक्ति का शासन था
उन्होंने अभिजात वर्ग पर राजशाही का समर्थन किया। अर्थात वो क्या कहते हैं, कुछ कुलीन वर्ग होंगे वो शासन करेंगे, वो अच्छा हो। अभिजात वर्ग कुलीन का राजशाही समर्थन करते हैं। ओके, उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के पास, ये चीज देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि कभी भी एक राजा के पास विदेशी सैनिक नहीं होने चाहिए, उनके पास एक स्वयं की सेना होनी चाहिए, देशी सेना होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसे समझ लेंगे। जब विदेशी सैनिक होंगे जिनको हमने पैसे से खरीदा है दूसरे देश से, वो आ गए और अब हमारे देश पर किसी अन्य देश ने आक्रमण किया, है ना भाई, ये बिकने वाले वो हैं सैनिक। जिसने आक्रमण किया उसने इनडायरेक्टली इनको खरीद लिया कि भाई इन्होंने इतना पैसा दिया, हम तुमको दुगना तिगना देंगे, तुम इन्हीं में घुसकर इन्हीं के ऊपर आक्रमण कर देना, तो आक्रमण हो जाएगा, होगा, राइट। और इससे क्या होगा, एक राज्य ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, और जो कहते हैं देशी सैनिक होंगे, देशी सैनिक वो स्वयं की प्रजा होगी और वो अपने देश के हित में लड़ेंगे। उनके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन, प्रेरणा होगी कि हमारा देश है, हम इसके लिए लड़ेंगे, अपनी जान कुर्बान करेंगे। और दूसरा विदेशी होगा, वो दूसरे देश में बिकता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। आया समझ में, ये चीज क्लियर हुई। करिश्मा अभिजात वर्ग क्या है? यस, एलिट क्लास होती है जो यार, अब एलिट क्लास क्या है इसे भी जान लीजिएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शासन करने में सक्षम होते हैं। ओके, जैसे मान के चलिएगा आज एलिट क्लास कौन है इंडिया में? पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में एलिट क्लास कौन है? जो कुछ लोग शासन कर रहे हैं। ओके, ये चीज यार। हाँ, अमीर लोग, टोटल अमीर लोग नहीं, वो अमीर लोग जो शासन करते हैं। हाँ, कुलीन अभिजात सब सेम ही है। यस, उच्च वर्ग के लोग जो शासन करने में सक्षम होते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा कि विदेशी सैनिक क्यों होने चाहिए, विदेशी सैनिक क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, और देशी सैनिक क्यों होना चाहिए। मतलब कुलीन वर्ग, यस करिश्मा, कुलीन, अमीर, अभिजात, एलिट, ये सब ऐसा वो वर्ग जो शासन करने में सक्षम होता है। वह गणतांत्रिक राज्य को सरकार का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियां, प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार राजशाही सरकार का पसंदीदा विकल्प थी। तो उन्होंने राजशाही सरकार को अच्छा माना है, लेकिन गणतंत्र सरकार के समर्थक भी थे। ओके, ये चीज याद रखें। यहाँ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, गणतंत्र का भी सपोर्ट करते थे, राजतंत्र, राजशाही का भी सपोर्ट करते थे। ओके, मैकियावेली के अनुसार राज्य एक धर्मनिरपेक्ष इकाई है, राज्य चर्च के अधीन, राज्य के अधीन चर्च होगा। ओके, पावर के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। राजकुमार के लिए प्यार करने से डरना बेहतर है। शक्ति, वो कहते हैं पावर का आप यूज कीजिएगा। जब हम जनता से प्रेम ज्यादा करने लगेंगे तो जनता हमारी बात नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी, है ना। और जब जनता को हम डरा कर काम कराएंगे कि भाई ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो वो समय से करेगी। इसलिए वो कहते हैं, राजा को सलाह देते हैं कि आप जनता को डरा के रखिए, आप प्रेम मत कीजिए। अगर आप प्रेम से काम कराएंगे तो वो हो सकता है आप अगला आदेश दें तो वो कहेगा कि राजा साहब या राजा जी ये काम हो जाएगा अगले दिन, और वो प्रेजेंट टाइम में करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो राज्य एक खराब समय काल में आ जाएगा, है ना। राज्य में परिस्थितियां भी आ सकती हैं। ओके, तो इसलिए राजा को जनता को डरा कर रखना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा प्रेम को ज्यादा मानता है कि डर को? तो डर को ज्यादा मानता है। ओके, मैकियावेली के अनुसार प्रिंस को हार्ड पावर एवं सॉफ्ट पावर दोनों में कुशल उपयोग किया जाना चाहिए। हार्ड पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर क्या होती है, जब हम लोग आईआर पढ़ेंगे उसमें जोसेफ नाई के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हार्ड पावर एवं सॉफ्ट पावर के बारे में बात की है। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हो उनको ये चीज पता होगी, हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है। हार्ड पावर क्या होती है, हार्ड पावर में युद्ध होते हैं, सीधी शक्ति का उपयोग होता है। सॉफ्ट पावर में क्या होता है, अपने विचार एवं अपनी संस्कृति से दूसरे पर आधिपत्य जमाना। ओके, दूसरे पर अपना वर्चस्व कायम करना। हार्ड पावर में आप सीधा युद्ध करेंगे, आप दंड देंगे, सैनिक यंत्र भी उपयोग करेंगे। ओके,
ये चीज रहती है, ये चीज याद रखिए। आ गया समझ में हार्ड पावर सॉफ्ट पावर क्या है? करिश्मा, जोया, साक्षी, पंकज, गुड्डू। ओके, अब मैकियावेली कहते हैं राजा को हरदम पसंद क्या करना चाहिए? कठोर पावर, है ना। और कठोर पावर जब यूज करना चाहिए जब उसका सॉफ्ट पावर से काम ना चले, लेकिन उसे अधिक विश्वसनीय क्या होती है? कठोर पावर। कठोर पावर में होता है कि चीजें मान ली जाएंगी। ओके, मैकियावेली के अनुसार शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। राजा का पहला कार्य क्या है और राजनीति का पहला कार्य क्या है? मैकियावेली के अनुसार आप पावर को गेन करते रहिएगा, आप अपनी शक्ति बढ़ाते रहिएगा। ओके, राजनीति का उद्देश्य राजा के लिए सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो अपनी शक्ति को बढ़ाता रहे, जिससे कि अगला राज्य उससे डरता रहेगा। ओके, और कोई भी राज्य उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। अगला पॉइंट, मैकियावेली के अनुसार वह पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, जब यह नितांत आवश्यक हो जाए तो इसे लागू किया जाना चाहिए। वो कहते हैं, कठोर पावर के बारे में बात करते हैं कि हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले ही हम कठोर पावर का यूज करें, है ना। हो सकता है हमारा काम आराम से बातचीत, वार्ता या संवाद से निपट सकता है तो उसे करें, है ना। आपस में अगर कम्युनिकेशन होता है और अच्छा कम्युनिकेशन होता है, संचार अच्छा हो जाता है, सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें कठोर पावर का यूज क्या करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो वो कहते हैं जब आवश्यक हो कठोर पावर, अति आवश्यक हो तभी कीजिएगा। ओके सर, सैनिक शक्ति, यस यस, सैनिक शक्ति होती है कठोर पावर, और जो अपने विचारों से प्रभावित करना, संस्कृति से प्रभावित करना, वो होती है सॉफ्ट पावर। जैसे भारत की कठोर शक्ति सैनिक है, और यंत्र हैं, परमाणु संयंत्र हैं, ये चीजें हैं, और न्यूक्लियर वेपन है। और सॉफ्ट पावर में क्या आता है? आपका कल्चर है। जैसे मान के चलिए, सॉफ्ट पावर, यूएस ने हम लोगों को, या विदेशी कंट्रियों ने, विदेशी देशों ने हम लोगों को क्या पहनाना सिखाया? जीन्स। तो वो उनकी एक सॉफ्ट पावर है ही हमारे ऊपर। आज के टाइम में हम लोग डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, वो सॉफ्ट पावर है उनका, हमारे में तो नहीं था। हमारे में दोपहर में क्या चलता था गर्मियों में? भैया छाछ पी लीजिएगा, बढ़िया खाना खा लीजिएगा, यही होता था। आज क्या होता है कि दोपहर में हम पिज्जा या बर्गर खाएंगे, होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सॉफ्ट पावर थी। राजकुमार के गुण कैसे होने चाहिए? लोमड़ी जैसा चतुर और शेर जैसा चालाक। वो कहते हैं अगर इन चीज को आप पढ़ लेंगे, और हमें उनको योगा सिखाया, यस वेरी गुड जोया, तो हमने उनको योगा सिखाया, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। ओके, अब इसे समझ लीजिएगा, राजकुमार के गुण। राजकुमार के गुण लोमड़ी और शेर जैसे उन्होंने बताए हैं। जब राजकुमार कई भेड़ियों के रूप में, भेड़ियों के झुंड में अगर फंस जाएगा तो उसे शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। ओके, और लोमड़ी जैसी चतुराई होनी चाहिए जिससे वो बाहर निकल सके। मैकियावेली राजा के गुण को सुझाव देते हैं, शेर एवं लोमड़ी। तो यहाँ आता है कभी लायन एंड फॉक्स, सीधा आप क्लिक करिएगा मैकियावेली। मैकियावेली के अनुसार को जाल को समझने के लिए राजकुमार को लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए, है ना, और भेड़ियों से अपनी रक्षा करने के लिए शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। गुण, लोमड़ी, जाल, साहब, भेड़िया, सिंह। राजकुमार के गुणों में उनकी सलाह मानव स्वभाव एवं इतिहास के अनुभवों के आकलन पर आधारित है। उन्होंने जो राजकुमार के गुण एवं उनको सलाह दी, तो उन्होंने इतिहास देखा, उसके बाद ये सलाह दी कि रीजन एवं करेज होना चाहिए। हॉक्स रीजन, करेज बहादुरी, लाइन। ओके, वर्च्यू एंड फॉर्च्यून, सद्गुण एवं भाग्य के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कभी भी हमें भाग्य पर नहीं टिका होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। सद्गुण मतलब अपने स्वयं के गुणों का सहारा लेना चाहिए, भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ओके, तो मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं। शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी नियंत्रित हो सकता है। सद्गुण, अगर आप लड़ने में सक्षम हैं तो आप क्या होंगे? आप अपने युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आप लड़ने में सक्षम नहीं और भाग्य पर टिके हैं कि हम युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं और हम भाग्य से जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा एक सिंपल तरीका, आप राजा हैं और आपको
नेट जीआरएफ निकालना है। आप मैदान में खड़े हो जाइएगा कि हम कहेंगे कि हम पेपर में जा रहे हैं और भगवान का नाम भक्ति करके हमने तंत्र मंत्र खूब किया, भाग्य पर डिपेंड रहेगा कि एग्जाम सही हो जाए। भाग्य क्या है? जब आपने सदगुण अपना वर्च्यू जो है आपने याद किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी चीजें, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। भाग्य ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत भाग्य चलता है, लेकिन पूरा नहीं चलता है। जब तक हम लोग खुद में सक्षम नहीं होंगे, और थोड़ा बहुत भाग्य भी चलता है, ठीक है, दोनों चीजें चलती है। लेकिन अधिकतर देखा जाएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा नहीं। पढ़ना है हमको, है ना। ये नहीं कि भगवान भरोसे रहे, भगवान की भक्ति भी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पढ़ना भी है समय समय पर। अगला आता है राष्ट्रवाद, नेशनैलिटी, सॉरी नेशनलिज्म। ओके, राष्ट्रवाद। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में था। इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया, है ना। आगे जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकियावेली किन चीजों का सपोर्ट करता था, है ना। अब उन्होंने इटली को एक सर्वोच्च क्यों बनाया? क्योंकि उनके टाइम पीरियड में इटली एक बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा था, है ना। इसलिए कहा जाता है कोई भी विचारक हो वो अपने समय काल का गुलाम होता है, क्योंकि वो उसी समय काल में सोचता है। जैसे आप होंगे, आप अपनी फैमिली में होंगे, अगर फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होगी तो आप सोचेंगे कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लगे, और फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी तो आप कहेंगे हम कोई उच्च श्रेणी या उच्च स्तर पर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, राइट। यही होता है। तो एक समय के अनुसार चक्र चलता है। ओके, इनके कुछ इंपोर्टेंट कथन देख लेते हैं हम लोग। शेर खुद को जाल से नहीं बचाता है। अब शेर देखिएगा, शेर लोमड़ी सिर्फ एक थिंकर ने यूज किया, पूरे जितना भी हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें एक ही थिंकर मैकियावेली। तुरंत आप देखेंगे और तुरंत मैकियावेली लगाएंगे। एक चीज जान लीजिएगा, यूजीसी का जब आप लोग सिलेबस देखेंगे तो यूजीसी ने सिलेबस को इस प्रकार डेडिकेट किया है कि सारी चीजें हर थिंकर में अलग अलग होंगी, किसी में सेम नहीं होंगी। जब सेम नहीं होंगी तो आप एक थिंकर को एक दो बार पढ़ेंगे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उनमें से कुछ की टर्म्स निकालिएगा, जैसे इसमें से कीवर्ड निकाला, फॉक्स एंड लाइन, हो गया, तो तुरंत आपको क्या मिला कि भाई ये चीज सही है, मैं क्या भाई। ओके, अगला पॉइंट, धोखे से जीता जा सकता है और उसे कभी भी बल से जीतने का प्रयास ना करें। अब धोखे से जीता जा सकता है बल से, सॉफ्ट पावर एंड वो हार्ड पावर के बारे में बात कर रहे हैं, कठोर एवं मुलायम। धोखा, धोखा मतलब कठोर, सॉफ्ट पावर। जो चीजें धोखे से जीती जा रही हैं तो उनमें हम बल प्रयोग क्यों करें, है ना। ये चीज याद रखिए। पुरुष दो आवेशों से प्रेरित होता है, एक प्रेम और एक भय। राजा प्रेम थोड़ा दिखाएगा लेकिन भय का उपयोग करेगा, डराता रहेगा जनता कि उसे लगे जनता कि ये शासक है ना। अगला है प्यार और डर के बारे में बात कौन करता है? मैकियावेली, है ना। की टर्म याद रख लीजिएगा, जो आज्ञा पालन करना चाहता है उसे आदेश देना आना चाहिए, ये भी मैकियावेली। भेड़िया, मैकियावेली। युद्ध से कोई परहेज नहीं, यथार्थवादी थिंकर कहते हैं मैकियावेली। इससे केवल आपके दुश्मन के लाभ के लिए स्थगित किया जा सकता है। अगला, पुरुष अपने पैतृक धन की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को जल्द भूल जाते हैं, ये भी मैकियावेली, है ना। ये चीजें याद रखना है। अब ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर कीजिए। मैकियावेलियन राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मैकियावेलियन स्टेट? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। यह एक धर्मनिरपेक्ष है, यह एक नैतिक रूप से तटस्थ है, इसमें अपने स्वयं के मूल्यों की एक प्रणाली है, इसकी अपनी सुरक्षा ही एकमात्र कानून। इट इज सेकुलर, इट इज एथिकली इन नेचर, it has a system of its own value, its own security, is the only law, या all of the above? चलिए आंसर कीजिए। पंकज, साक्षी, जोया, गुड्डू, सभी लोग आंसर कीजिए। जोया डी, और कोई? पंकज डी, करिश्मा डी, ओके वेरी गुड, ऑप्शन डी सही है। ओके, तो
मैकियावेली में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो बताइएगा, पूछिएगा। चलिए, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, वैसे एकदम मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने आपको बता ही दिए हैं कि आधुनिक राज्य की देन है, राजा को नैतिकता धर्म सबका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसे धर्म का विरोध राजा नहीं करता है, वो चर्च का विरोध करता है ना। ओके, थैंक यू पंकज। करिश्मा जोया आप लोगों का, साक्षी नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू जोया। सोच तो रहे होंगे कि सर संडे को क्यों बढ़ा दिया, आज तो रेस्ट करने ही देते है ना। ओके थैंक यू करिश्मा, मोस्ट वेलकम जोया। ओके थैंक यू साक्षी। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। मोस्ट वेलकम साक्षी, मोस्ट वेलकम करिश्मा। चलिए, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू मोस्ट वेलकम पंकज। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे फिर, लेकिन कल हम लोग कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और यस यस करिश्मा, कल टेस्ट होगा। ओके, कल हम सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेंगे, और कल हम लोग एक थिंकर को भी पढ़ेंगे। ओके, हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ओके गुड। पंकज, कल टेस्ट होगा यूट्यूब चैनल पर, और कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 दिन है, ठीक है, 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टेस्ट के लिए। हम लोग क्या करेंगे कि जो लेक्चर होगा हम लोगों का, अगला थिंकर हम लोग जो पढ़ेंगे, हॉब्स पढ़ेंगे शायद, है ना, थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा, और इससे हम लोग 2 दिन का पूरा अपना वेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 थिंकर हुए हैं अभी हमारे, तो उनमें 3 नहीं 4 हुए हैं, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन बनेंगे, 5-5 बनाएंगे क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन एक दिन, 10 क्वेश्चन दूसरे दिन, और हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, खूब पढ़ते रहिए, जाइएगा पढ़िए बिंदास। अब ब्रेकफास्ट कीजिएगा, अगर जो भी सीधा सो के उठ के आए होंगे तो मुंह हाथ धुलिएगा। ओके, चलिए, ओके थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम।